सबसे पहले मैं जल्दी से 2 मिनट लाके फॉर्मेट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे हम लोग हर टीम की वो एनालिसिस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग 6 सेगमेंट्स रखेंगे हर एक टीम के लिए। सबसे पहले तो कमिंग इनटू दिस आईपीएल 2025 आईपीएल शुरू होते होते टीम का क्या नैरेटिव था। और नैरेटिव से मतलब सिर्फ ये नहीं है कि लोगों का परसेप्शन क्या था, बट ऑक्शन कैसा गया, रिटेंशंस कैसे थे, टीम जो बनी थी ऑन पेपर कैसी लग रही थी देखने में, क्या क्या चेंजेस हुए थे मैनेजमेंट के टाइम पे। तो जैसे फॉर एग्जांपल केकेआर से काफ़ी लोग चले गए थे, आरसीबी में इस बार थोड़ा सा लो की एक लेवल का परसेप्शन था। तो ये सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस वाले फैक्टर में, जिससे कि हम लोग को आईपीएल के शुरू होते वक्त क्या स्टेज और प्लेटफॉर्म सेट था टीम का, एक्सपेक्टेशंस क्या थी बेसिकली उस टीम से, वो पता चल जाएगा आपको। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जरूरी नहीं है कि कोई टीम अगर बॉटम में फिनिश कर रही है तो वो नेसेसरीली बहुत ज़्यादा खराब करे। क्या उनके पास वो रिसोर्सेज थे भी कि वो ऊपर जा पाते टू बिगिन विद। तो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट का जजमेंट होगा। नॉट एवरीबडी स्टार्ट्स एट द सेम लेवल। तो वो भी, इसको भी हम और एक्सप्लेन करेंगे जैसे जैसे हम लोग चलते रहेंगे टीम्स पे। सेकेंडली क्या रिजल्ट्स रहे, तो ये एक जल्दी से ओवर कैप हमें मिल जाएगा। घर पे कितने मैचेस जीते, बाहर कितने जीते, कब कब हारे हैं, तो थोड़ा एक वीकनेस का हमें पता चलेगा कि घर पे फोर्ट्रेस था कि नहीं था, अवे रिकॉर्ड कैसा था। फिर थर्ड जो हमारा सेगमेंट होगा वो हमारा इन जनरल जो थ्रू आउट द सीजन ऑन एन एवरेज बेसिस जो प्लेइंग 11 थी हर एक टीम की। ऑफ कोर्स चेंजेस होते रहेंगे तो सब्स्टिट्यूट्स को ही मेंशन करेंगे, बट क्या प्लेइंग 11 रही और उसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या इंटेंशन थी हर एक टीम की। उससे हमें पता चलेगा कि ये आईपीएल हर एक टीम ने किस नजरिए से खेला है। तो क्या वो नजरिया सही था या नहीं, या क्लियरली कुछ लैक कर रहा था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, ये हमें पता चलेगा। देन ऑफ कोर्स हम लोग जो हमारा चौथा पांचवा पॉइंट होगा पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, जो कि परहैप्स सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं। क्या क्या अच्छी चीजें हमने गेन करी इस सीजन से फॉर एवरी टीम, और क्या क्या हम लोग को लग रहा था कि कोई अच्छा होगा शायद वो बुरा होता हुआ दिखा। और लास्टली जो सबसे आई थिंक एक्साइटिंग होगा सब लोगों के लिए, 2026 के लिए कौन से प्लेयर्स रिलीज होते हुए दिख सकते हैं हमें। एंड ऑफ कोर्स ये आज वाला पॉडकास्ट हम लोग टॉप टीम्स की बातें कर रहे हैं, तो जो टॉप टीम्स हैं वो ज्यादा प्लेयर्स रिलीज करना क्यों ही चाहेंगे। बट नेक्स्ट वाले में तो मतलब मैंने मेड श्योर कि मैं कम से कम 3 4 5 नाम हर टीम के लिए रखूंगी। ओके, यहाँ पर भी करेंगे बिकॉज नेसेसरली जरूरी नहीं कि आपको हर एक प्लेयर रिलीज करना है। एंड यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे जो हमारी मेन प्लेइंग 12 प्लेइंग 14 के आसपास के जो प्लेयर्स हैं वो। फ्रेंच प्लेयर्स को तो ऑफ कोर्स आप इनएविटेबली छोड़ोगे, बट वो प्लेइंग 11 पे आपकी स्ट्रैटेजी पे बहुत बड़ा डेंट नहीं मारने वाले। कौन से वो इंपॉर्टेंट नेम्स है जो कि रिलीज होने चाहिए, विच आई थिंक एवरीबडी केयर्स फॉर एज वेल, उन नामों की बातें करेंगे। एंड साथ ही साथ अभी मिनी ऑक्शन होगा, तो उन प्लेयर्स को रिलीज करके आप किस प्रोफाइल के प्लेयर्स लेना चाहते हो। वंस अगेन वी डोंट नो राइट नाउ कि कौन से प्लेयर्स और कौन से नाम आने वाले हैं मिनी ऑक्शन में। ऑल्सो डिपेंड्स अ लॉट कि हर एक टीम कौन से प्लेयर्स अल्टीमेटली रिलीज करके वो पूल क्रिएट करती है। मतलब बेसिकली इस पूरे सेगमेंट में आपको ये भी पता चल जाएगा कि प्लेयर्स तो ऑब्वियसली कौन कौन छोड़ के जा सकते हैं, इनको निकाला जा सकता है, एंड हम लोग किस प्रोफाइल को टारगेट कर रहे हैं टू मतलब बेसिकली उस टीम को और बेटर करने के लिए इन द नेक्स्ट सीजन। जो नेगेटिव्स निकल के आए उसको फिक्स कैसे करा जाए, अगले ऑक्शन में क्या और हम लोग स्ट्रैटेजी बनाए, तो उसका भी काफी अच्छा पर्सपेक्टिव आपको मिल जाएगा। तो ये 6 सेगमेंट्स होंगे हमारे, वो रिपीट कर देता हूँ दोबारा। नैरेटिव, रिजल्ट्स, प्लेइंग 11 स्ट्रैटेजी, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स और 2026 के लिए जो ऑक्शन की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होगी। तो लेट्स कम टू मुंबई इंडियंस नाउ। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट होने वाला है बिकॉज मुंबई इंडियंस का अगर हम नैरेटिव की बातें करें, वन ऑफ दी बेस्ट रिटेंशंस हैंड्स डाउन। आई थिंक केकेआर और मुंबई के ऊपर वो कंपटीशन था कि किनकी बेटर रिटेंशन हुई है, बट वो ये जो अपने नाम रिटेन करें, उनका नाम अगर आप ओहदा देख लो तो मुंबई को आप कहोगे कि परहैप्स मतलब केकेआर का था कि आपने कितनी कम प्राइस पे रिटेन कर लिया, मुंबई का था आपने भाई प्लेयर्स इतने बड़े थे कि हाँ कैसे क्या बोल के आपने रिटेन कर लिया इनको, वही बहुत बड़ी बात हो गई थी, बहुत बड़ी बात थी। एंड मुझे लगता है काफी पॉजिटिव वाइब्स थी इस साल आते हुए। जयवर्धन भी वापस आ गए थे तो काफी ज्यादा हेल्प हो गई थी पूरी टीम एनवायरनमेंट अच्छा करने में। इंडिया 2 ट्रॉफी जीत गई तो हार्दिक और रोहित के बीच में सब अच्छा था। हार्दिक एज अ कैप्टन इज नाउ बीइंग एक्सेप्टेड, प्लस हैड अ वेरी अंडररेटेड एंड अ वेरी मतलब अंडररेटेड एंड ग्रेट में दोनों चीजें बोलना चाहता हूँ। क्योंकि अंडररेटेड मतलब कि बहुत टाइम तक वो चुप थे, इनफैक्ट पहले दिन में तो बहुत चुप थे, बट अल्टीमेटली जो उनका ऑक्शन में निकल के आया इट वाज अ ग्रेट किलर ऑक्शन। प्लेइंग 11 इनकी हैंड्स डाउन यू कुड आर्ग्यू मे बी द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11। आई डोंट थिंक कोई आर्ग्यू करेगा इसमें, इजीली
टॉप 2 टॉप 3 में तो 100% थे लोग। एंड उसी नैरेटिव के साथ आते आते ना, मतलब मुंबई इंडियंस वर क्लियरली द फेवरेट्स इस समय। फेवरेट्स थे आई थिंक, बस एक वो थोड़ा झटका लगा था सीजन स्टार्ट होते हुए, सबको लग रहा था कि कैसे कोप अप करेंगे। जब पहली बात तो अल्लाह गजनफर जो कि इतने ज्यादा हाइप्ड स्पिनर थे, करेक्ट, लग रहा था कि वो स्टार्ट करेंगे प्लेइंग इलेवन में, वो जब इंजरी हुई थी उनको, एंड बुमराह का कुछ श्योर नहीं था भाई वो कब वापस आने वाले हैं। पिछले 2 सालों में जिस तरीके से मुंबई ने अपनी बॉलिंग डिपार्टमेंट फिक्सअप करी है, मुझे याद है 2023 में पेसर्स का लग रहा था कि कब आएंगे, 24 में स्पिनर्स का लग रहा था या। इस साल सैंटनर आ चुके थे, अल्लाह गजनफर अगर होते तो खेलते, कर्ण शर्मा से एक्सपीरियंस खिलाड़ी विघ्नेश पुथर निकल के आ गए, और पेसर्स तो भाई मतलब क्या ही बोल्ट और बुमराह साथ में खेल रहे हैं। मुंबई इंडियंस वंस अगेन दे नो एग्जैक्टली व्हाट दे हैव टू डू इन द ऑक्शन, वो पेडिग्री दिखती है। और मुझे लगता है कि उसी के साथ इवन व्हेन बुमराह वाज इंजर्ड, ये तो पता था कभी ना कभी वापस आएंगे, they were still one of the favorite teams to win the IPL। वैसे भी आप देखो ना तो उस टाइम पे जब अश्विनी कुमार आए थे तो उनने दिखा दिया था भाई कि वो भी वैसा मेंटल रखते हैं, उनने भी विकेट्स लेके दिखाए थे। तो उस नैरेटिव के साथ हम एक्सपेक्टेशन सेट करेंगे गोइंग फॉरवर्ड, एंड रिजल्ट्स जब आते हैं, थर्ड आते हैं टेबल पे अल्टीमेटली, 8 मैचेस जीतते हैं, 6 हारते हैं, कोई बारिश का कोई सीन नहीं था। अल्टीमेटली प्लेऑफ में एक मैच जीते, जीत गए थे, बट दे लिटरली हैड द चांस टू फिनिश इन टॉप 2। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, अवे में 7 में से सिर्फ 3 मैच ये लोग जीते हैं। इसमें मोस्टली जो मैचेस आ रहे हैं वो पहले 5 मैच में से, हाँ, जो इनका बैड रन ऑफ फॉर्म होता है हमेशा कि हम लोग स्टार्ट काफी गंदा करेंगे, उसमें काफी अवे मैचेस आ रहे हैं। पहले 5 में से सिर्फ 1 मैच जीते थे, उसके बाद दे सीम लाइक अ टोटली डिफरेंट। 7 कंसेक्यूटिव विंस थी उसके बाद। घर में 7 में से 5 मैच जीते हैं लोग। एक्चुअली में जो हम लोग कहते हैं ना टेम्पलेट आईपीएल में क्वालिफाई करने के, घर में 5 जीतो, 7 में से बाहर 3 जीत जाओ, एग्जैक्टली मुंबई ने करके दिखाया। एंड इट वर्कड फॉर देम, प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर गए थे। बट मुझे लगता है कि एंड आते आते दे हैड अ जेन्युइन चांस इन द टॉप 2। हाँ। और वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अभी भी इनको खल रही होगी बात, क्योंकि एलिमिनेटर से आके आज तक से एक ही टीम जीती है एसआरएच। कहीं ना कहीं अगर मुंबई टॉप 2 में होती ना, एवरीबडी वुड हैव आर्ग्यूड कि मुंबई फेवरेट्स है। पर वही है ना कि जीतना भी वो मैच इनको पंजाब के अगेंस्ट था, तो अगर वो पंजाब कराते तो शायद ये लोग टॉप 2 आ जाते। डिफिकल्ट था भाई पंजाब के मुंबई की प्लेइंग 11 से आप आर्ग्यू नहीं करोगे ना यार। हाँ कह सकते हैं। तो ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ऑल्दो टेल पे थर्ड आए हैं, बट दैट डज नॉट पोर्ट्रे द ट्रू पिक्चर। दे जेन्युइनली हैड अ शॉट एट फिनिशिंग एट नंबर 1 और इवन नंबर 2। अगर हम लोग प्लेइंग 11 और स्ट्रैटेजी की बातें करें इनकी, तो मोस्टली जो इनकी प्लेइंग 11 होती थी, रोहित शर्मा रिकल्टन ओपनिंग करते थे, विल जैक्स नंबर 3, स्काई नंबर 4, तिलक नंबर 5, नमनदीप, पांड्या, सैंडर इनके फिनिशर्स थे, दीपक चहर, बोल्ट, बुमराह ये इनके पेसर्स होते थे, और इम्पैक्ट में या तो अश्विनी या तो विघ्नेश या फिर कर्ण शर्मा, जिसको भी जाना हो आपको। तो सब्स्टिट्यूट में हम लोग अभी कॉर्बिन बॉश भी देखे थे जो बीच में खेल रहे थे जब सैंडर इंजर्ड थे। कर्ण शर्मा विघ्नेश मैंने बात करी ली। आई थिंक बेंच तो इनका भी टॉप नॉच था भाई साहब, बहुत ही तगड़ा था बेंच। हाँ, था अंडररेटेडली टॉप नॉच था, क्योंकि मुझे याद है उस टाइम पे हम लोग को लग रहा था कि इन लोगों ने बेंच में इन्वेस्ट करा नहीं है, बट टर्न आउट प्रीटी डिसेंटली वेल। और अगर मैं इनके स्ट्रैटेजी की बातें करूं, एक बहुत बड़ा टॉप पॉइंट रहेगा विल जैक्स का नंबर, क्योंकि इट ऑल्सो आईपीएल शुरू होने से पहले अंबानी साहब ने कहा था कि रॉबिन मिन्स मैच खेलने वाले नंबर 7 पे इस आईपीएल में, और उनको 1-2 मैच के बाद ही हटा दिया गया, विच मेंट कि रिकल्टन को आफ्टर अ ग्रेट चैंपियंस ट्रॉफी दे वर हेल बेंट ऑन स्टार्टिंग विद हिम अलोंगसाइड रोहित शर्मा। तो वो एक स्ट्रेटेजिकल चेंज था मुझे लगता है लास्ट मिनट पे। आई थिंक रॉबिन मिन्स को तो जब इन्होंने लिया था, फ्रैंकली स्पीकिंग, आई डोंट थिंक एनीबॉडी ऑफ अस एक्सपेक्टेड कि वो स्टार्ट करेंगे अंटिल अंबानी केम आउट एंड सेड ही इज गोइंग टू बी अ की पार्ट ऑफ आवर प्लान्स। तो आई डोंट नो कि इनका एग्जैक्टली क्या प्लान था, क्योंकि आपने या तो चांसेस देके बैक करते हो उनको उस नंबर पे, नंबर 6, नंबर 7 पे, जिस पे भी आप खिलाना चाह रहे थे, उनको आपने बैक करा नहीं, 2-3 मैचेस हुआ उसके बाद उनको निकाल दिया गया। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट कि निकाल दिया, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग द नेम्स दैट वर ऑन द बेंच वर टू बिग। आप विल जैक्स को बाहर रख रहे थे, रिकल्टन को बाहर रख रहे थे, रिकल्टन का बहुत अच्छा T20 वर्ल्ड कप किया था। बट बात हुई थी ना स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग कि रिकल्टन, विल जैक्स डिड नॉट मेक सेंस इन द सेम टीम, क्योंकि फिर आप स्काई को यू पुश डाउन टू नंबर 4, तिलक वर्मा सैक्रिफाइस हो गया। स्काई फिर भी नंबर 4 बैटिंग कर लेते हैं, बट तिलक नंबर 5 अगर बैटिंग कर रहे हैं तो वो क्लियर कट सैक्रिफाइस। टीम इंडिया के लिए बंदा नंबर 3 पे बैटिंग कर रहा है और फ्रेंचाइज में वो नंबर 5 पे बैटिंग कर रहा है। तिलक वर्मा का बहुत क्यूरियस केस है, क्योंकि उनका भी ओवरऑल सीजन कैसा गया ये बात करनी पड़ेगी। मतलब मैं देखता हूँ काफी हेट भी मिलता है उनको, वो लेजेंड भी है, हेट मिलना इतना। बट विल जैक्स आई थिंक वाज, इट वाज क्लियरली विजिबल कि वो ट्राई करने कहीं ना कहीं उनको फिट करने का, कभी बॉलिंग से उनका कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं, कभी नंबर 7 पे उनको लेके आ रहे हैं, कभी नंबर 3 पर ला रहे हैं, और ये थ्रू आउट द सीजन था। लास्ट मैच में तिलक वर्मा नंबर 3 पर आ गया, तो इट नेवर सीम्ड टू बी अ फिक्स सेट नंबर 3 फॉर मुंबई इंडियंस, और ये चीज़ मुझे लगता है इनको फिक्स करनी होगी गोइंग फॉरवर्ड। एक और स्ट्रेटेजिकली अगर मैं चीज़ बोलूँ तो
वेरी क्लेवर वंस अगेन, दीपक चहर से इन लोगों ने मोस्टली हर मैच में पावर प्ले में ही 3 ओवर करवाए, बिकॉज ही इज नॉट अ ग्रेट डेथ बॉलर। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बुमराह और बोल्ट पे थी, एंड बिकॉज दीपक चहर 3 ओवर ऑन द ट्रॉट डाल सकते हैं पावर प्ले में, उसके चलते हुए बुमराह बोल्ट के ओवर्स बच भी रहते काफी फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ द इनिंग्स। और लास्ट ईयर कई लोगों ने क्रिटिसाइज किया था पांड्या जो खुद ओपनिंग करते हैं बॉलिंग की, इस साल ही डिफरेंट फ्रॉम दैट, और लोगों को अल्टीमेटली उसमें भी वो बात भी खल गई कि नहीं उनको तो और बॉलिंग, वैसे तो आई अंडरस्टैंड जो लोग कह रहे हैं कि उनको और बॉलिंग करनी चाहिए थी, पर वही बात है कि काफी लोग जब कह रहे हैं उनको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी कि अच्छा आप लास्ट ओवर भी आप ही डालोगे, या फिर आपको पावर प्ले में, आपको पावर प्ले कह रहा हूँ सुपर ओवर में आपको बॉलिंग करनी चाहिए एक्चुअली में, उसमें कहीं ना कहीं लोगों का थोड़ा दोगलापन दिख जाता है। बट ये स्ट्रेटेजिकल पॉइंट्स थे, बाकी ज़्यादा चेंजेस नहीं थे। वन सेकंड चैंपियन टीम्स जो है ज़्यादा चेंजेस करती नहीं है। पॉजिटिव्स में आई थिंक सबसे पहले स्टार्ट विद सूर्य कुमार यादव, MVP ऑफ द टूर्नामेंट। भाई 25+ स्कोर करना थ्रू आउट द टूर्नामेंट, आई डोंट थिंक किसी ने भी ये चीज पहले करी है। T20 हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है। हाँ, और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इस लेवल पे स्काई परफॉर्म करेंगे, गिवन कि उनका इंडिया के साथ फॉर्म कुछ खास था नहीं पिछले 1 साल से। T20 वर्ल्ड कप के बाद से स्काई वाज नॉट हिमसेल्फ व्हेन ही वाज कैप्टनिंग इंडिया। कहीं ना कहीं लोग कह रहे थे कि अच्छा कैप्टनसी का प्रेशर है, क्या है, कहीं एल्बो की इंजरी है, काफी लोगों ने बोला, बट एंड में आते आते IPL में जिस तरीके से उस बंदे ने स्टेप अप करा है, नॉट जस्ट विद हिज इंपैक्टफुल इनिंग्स, पर एट टाइम्स एंड आते आते तक जब आपका कोलैप्स बहुत ज्यादा हो चुका है, मैं फिनिशिंग भी करिए भाई, फिनिशिंग करूंगा, मैं इनिंग्स बिल्ड करूंगा पूरी, और फिर एंड में जाते जाते स्ट्राइक रेट से खेलूंगा कि तुम लोग वैसे ही टूट जाओगे। और हर फेज में स्ट्राइक रेट जो है वो 150-160 के आसपास तो होगी मिनिमम। इट वाज ग्रेट टू सी। बाय द वे, मोस्ट रन्स बाय मुंबई इंडियंस बैटर इन एन IPL सीजन, सचिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने। ये एक मुंबई इंडियंस के पर्सपेक्टिव से एक ऑल टाइमर सीजन था ये। आई नेवर एक्सपेक्टेड कि ये जो रिकॉर्ड टूटा था ये स्काई से आएगा, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ बैटर ही है, कि प्रॉपर वो इम्पैक्ट डालने वाला बैटर है कि अच्छा मैं 25-30 रन मारूंगा, स्ट्राइक रेट से मारूंगा कि तुम्हारी टीम आगे पहुंच जाएगी। आई नेवर एक्सपेक्टेड कि गेम बहुत ज्यादा है तो मतलब, एंड तभी मतलब अगर आप देखो तो फ्रॉम अ बैटर्स पर्सपेक्टिव आल्सो, भाई इस स्ट्राइक रेट से इतने रन मारना बहुत ही ज्यादा अच्छा सीजन बन गया ना, पॉइंट्स अपने आप बढ़ गए, इसलिए बहुत अच्छा सीजन, ज्यादा इंपैक्ट उन्होंने करके दिया। प्लस एज यू सेड मल्टीपल रोल्स निभाए हैं, एंकर भी करा एट अ फास्ट रेट, फिनिश भी करके दिखाया है, और उनकी पोजीशन भी फ्लेक्सिबल रही है। उनको हमेशा कोई लग्जरी नहीं मिली उनको फिक्स पोजीशन की, कभी नंबर 3 पे करा है, कभी नंबर 4 पे भी करा है, नंबर 5 पर भी करा है एक मैच में। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि स्काई ने जिस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, लीडरशिप इज सूटिंग हिम क्वाइट वेल भाई, फॉर श्योर। आई थिंक अगर और हम लोग पॉजिटिव्स की बात करें तो आप फिनिशिंग पे जाओगे इनकी, हार्दिक पांड्या और नमन धीर ने जैसे फिनिशेस करे, बहुत अंडररेटेड फिनिशर्स हैं। अब मैं वही बोल रहा हूँ कि नमन धीर के तो कुछ ज्यादा ही तगड़ी परफॉर्मेंस थी इस बार, मतलब वो प्रॉपर रमनदीप वाला कैंपेन था इनका। बट अगर आप हार्दिक पांड्या देखो तो काफी लोग आर्ग्यू करेंगे कि मे बी इट वाज नॉट एक्चुअली दैट ग्रेट ऑफ अ कैंपेन। आई डिसएग्री। ग्रेट तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं अंडररेटेड को तो मैं ग्रेट को बोलूंगा ही नहीं। हाँ, बट बहुत अंडररेटेड रहे मुझे लगता है एज अ फिनिशर। बहुत इंपैक्ट उन्होंने जनरेट करे इन अ लॉट ऑफ गेम्स। 1-2 स्टैंडर्ड मैचेस थे, जैसे फाइनल में कई लोग कह रहे थे, फाइनल कह रहा हूँ जिस मैच में बाहर हुए, थोड़ा वो सिंगल ज्यादा ले रहे थे, एंड वो ठीक है, वो सब फेक क्रिटिसिज्म है। बट अगर हम एक पूरे साल को देखें, पूरे सीजन को देखें, he has had some gem of an innings. स्पेसिफिकली अगर आप वो पहले 5 मैच देखोगे जहां पे कोई परफॉर्म नहीं करता, हार्दिक पांड्या विद द बैट आके परफॉर्म कर रहे, बॉलिंग से उन्होंने 5 विकेट ले ली थी एक मैच में। RCB वाला मैच याद करो भाई, वो तो सिंगल हैंडेडली गेम बनाया था भाई उस बंदे ने, ऑलमोस्ट जिता ही दिया था, वो बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस थी। हाँ, आप कह सकते हो भाई, मतलब जब कोई स्टेप अप नहीं कर रहा था तब हार्दिक, इवन नमन धीर उस टाइम पे वैसे स्टेप अप नहीं कर पा रहे थे भाई। GT वाला मैच भी देख लो, एलिमिनेटर 3 छक्के मारे थे एंड में आके कोटजिया को। I think he has been very underrated. तो मुंबई की फिनिशिंग was a big positive. मतलब मिच सैंटनर और दीपक चहर तक तो बैटिंग आई ही नहीं मोस्ट ऑफ द गेम्स, इन्होंने जॉब करके दिया है। ये बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर। और अगर हम लोग बातें करें तो ये एक टिपिकल मुंबई इंडियंस की पॉजिटिव रहती है कि जो यंग गन्स इन्हें निकाले, विघ्नेश और अश्विनी मोर पर्टिकुलरली हम लोग बातें करें, आई थिंक ये लोग रिटेन हो सकते हैं भाई। मिनी ऑक्शन में रिलीज करने की जरूरत नहीं है इनको। हाँ, मतलब मुंबई का अगर हम लोग देखें तो ये लोग प्रॉपर इन्वेस्ट तो करते हैं यंगस्टर्स में। अगर ये अगले 2 साल में और इन्वेस्ट करें इनके ऊपर, और ये इनको डिसेंट एक्सपीरियंस मिल जाए, तो मतलब दे कैन फेच बिग अमाउंट्स इन दी मेगा ऑक्शन, क्योंकि रिटेन करना आसान नहीं होगा इनको। एज अ फ्रैंचाइज फिर आप अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हो इनके थ्रू। तो ये मतलब मुझे लगता है कि, और प्लस बहुत बड़े पॉजिटिव्स हैं यार। अश्विनी कुमार का ही मैं कहूँगा कि चलो जिस मैच में बाहर हुए लोग अल्टीमेटली, उसमें वो लास्ट ओवर अच्छा नहीं गया था, शेर सेहर पागल ही हो गए थे। मतलब आप नेट पिक करके देखोगे ना, अब ऐसे तो फिर आप निहर वडीरे का पूरा कैंपेन ही कह दोगे अच्छा नहीं गया। फॉर फर्स्ट सीजन फॉर बोथ दीस गाइस दे हैव बीन रियली गुड, वेरी इंप्रेसिव। अश्विनी कुमार डेथ ओवर्स में, विघ्नेश ने तो वो पहले मैच में आती चेन्नई के अगेंस्ट जो है आग लगा दी थी। दे हैव बीन बिग बोनसेस फॉर मुंबई इंडियंस, हैंड्स डाउन, तो कोई डिबेट ही नहीं है।
एक और मैं अंडररेटेड चीज बोलूंगा, बट हार्दिक पांड्या द कैप्टन फॉर मी was also positive. मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कैंपेन ये हार्दिक पांड्या के पर्सपेक्टिव से इसलिए भी गया था क्योंकि मैं वही बोलूँगा भाई, IPL आते ही इंडियन क्रिकेट जो कम्युनिटी है उसमें जो टॉक्सिसिटी होती है ना वो नेक्स्ट लेवल पहुंच जाती है। तो अब तक जब तक लोग T20 वर्ल्ड कप एंड इवन फॉर द इंडियन टीम भाई जैसा परफॉर्म करा उसने ओवर द लास्ट ईयर, फिनिशिंग जैसे उसने करी जहाँ पे वो 9 लोग शॉट्स मार रहा है, लोग सब लोग कह रहे हैं क्या और है भाई इस बंदे की, अलग ही लेवल का कमबैक करा है, कमबैक हो तो पांड्या जैसा। उसके बाद जैसे ही वो मुंबई इंडियंस में आते हैं ना वहाँ पे कैंप्स बढ़ जाते हैं जहाँ पे रोहित शर्मा को हटाए इसलिए इनका सीजन अच्छा नहीं है। एंड में आता तक तो लोग वही वापस रट लिया था उन लोगों ने नाम की रोहित शर्मा को कप्तान नहीं बनाए इसलिए आपका सीजन अच्छा नहीं गया, कभी हार्दिक पांड्या के अंदर आप जीत नहीं पाओगे। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।